Everyone, myself Dr. Bharat Singh Meena from Government College Kota. Today discuss about chemical bonding first, covalent bond. आज हम केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट के अंतर्गत कोवेलेंट बॉन्ड के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम आज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के एक एक पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट सहसंयोजक यौगिकों की किस प्रकार की होती है और ये किस कारण से होती है। हम जानते हैं कि इन सहसंयोजक यौगिकों के मध्य जनरली जो बंध होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं और जो पोलर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और जो सहसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है वो अलग अलग कणों से मिलकर होता है और इन अणुओं के मध्य का जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है, वान डेर वाल्स बल होता है, जो कैसा है, बहुत क्षीण अथवा दुर्बल होता है। इसलिए इन सहसंयोजक यौगिकों की जो भौतिक अवस्था है वो कैसी होगी, गैसीय हो सकती है, द्रव अथवा नरम ठोस के रूप में होती है। क्लियर। इनकी भौतिक अवस्था गैस, द्रव अथवा नरम ठोस के रूप में क्यों होती है? क्योंकि इनके जो अणुओं के मध्य का आकर्षण बल है वो वान डेर वाल्स बल होता है और वान डेर वाल्स बल होने के कारण वो बहुत क्षीण और दुर्बल होते हैं। सेकंड आपका इसका कैरेक्टर है वो है क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इनकी जो क्रिस्टल संरचना या क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार की होती है। सहसंयोजक ठोस यौगिक जनरली छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं। इनके कुछ अपवादों को छोड़ दें, जैसे हीरा है, सिलिका है, सिलिकॉन कार्बाइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, तो सभी छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में होते हैं। और ये जो मैंने उदाहरण अभी बताए थे इनकी क्रिस्टलीय संरचना विशाल होती है। हीरे की क्रिस्टलीय संरचना के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आप यहां देखें, ये हीरे की क्रिस्टलीय संरचना है। इसमें प्रत्येक संकृत कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है और इस प्रकार कई चतुष्फलक मजबूती से एक दूसरे में गुथे रहते हैं और इसी कारण एक हीरा एक सहसंयोजी यौगिक होते हुए भी सभी पदार्थों से अधिक कठोर होता है। क्या कारण है इसमें? क्योंकि इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में चतुष्फलक के रूप में 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है। और कार्बन का एक और सहसंयोजी रूप है वो है ग्रेफाइट। ये यहाँ पर 2 प्रकार की आप संरचनाएं देख रहे हैं, एक है हीरे की संरचना और दूसरी है ग्रेफाइट की संरचना। यहां पर देख रहे हैं कि जो ग्रेफाइट है यहां पर तो हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में था और यहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में है और ये परस्पर एक नियमित षटभुज के रूप में जुड़कर एक चादर के समान परतें बनाते हैं। ये देखिए, आपको ये परतें दिखाई दे रही हैं, परतें बनाते हैं जो परस्पर एक दूसरे से कितने एंगस्ट्रम दूरी पर होती है। ये परत एक दूसरे से 3.35 एंगस्ट्रम डिस्टेंस पे हैं और इन परतों में किस प्रकार के बल द्वारा स्थिर रहती है परत, वान डेर वाल्स बलों के द्वारा। और एक परत में प्रत्येक कार्बन परमाणु के मध्य ये एक परत, ये षटभुजीय इसके कार्बन परमाणु की स्ट्रक्चर है और एक परत में ये कार्बन परमाणु के मध्य की जो डिस्टेंस है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है। परतों के मध्य की तो 3.35 एंगस्ट्रॉम थी और प्रत्येक परत के कार्बन परमाणुओं के मध्य 1.42 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस होती है।
अब चूंकि यहां आप देख रहे हैं कि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन कैसा है आपका, प्रत्येक कार्बन पर एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन बचा, और जिसे हम क्या कहते हैं, गतिशील इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और वो इलेक्ट्रॉन परतों के लंबवत p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहता है। इन्हीं गतिशील या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ग्रेफाइट एक सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी विद्युत का सुचालक है और इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है। कई बार ये पूछा जाता है कि क्या कारण है ग्रेफाइट सहसंयोजक यौगिक होते हुए भी विद्युत का सुचालक है। उसका कारण यही है कि इसमें पाए जाने वाले कार्बन पर sp2 संकरण होता है, जिसके कारण एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही विद्युत का सुचालक होता है। इसके अलावा चूंकि ग्रेफाइट एक विशाल अणु के रूप में तो रहता ही है, और विशाल अणु के रूप में होने के कारण इसका गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा। लेकिन उच्च गलनांक के साथ साथ इसकी संरचना आप देख रहे हैं कैसी है, परतीय संरचना है। और परतों के मध्य जो बल है जिसके कारण स्थिर रहती हैं, वो कैसा बल है, वान डेर वाल्स बल है, जो दुर्बल बंध होने के कारण यह कैसा है, मुलायम व चिकना होता है, जिससे क्या होंगी, परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। इस गुण के कारण ही इसका उपयोग किस किस में होता है, घड़ियों में ड्राई लुब्रिकेंट्स के रूप में भी उपयोग किया जाता है। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि क्या कारण है ग्रेफाइट विशाल अणुओं से मिलकर बना होने के कारण भी इसका उपयोग घड़ियों में ड्राई लुब्रिकेंट या शुष्क स्नेहकों के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका कारण यही है, परतीय संरचनाएं और परतों के मध्य दुर्बल बंध होने के कारण ये मुलायम और चिकना होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे पर परतें आसानी से फिसल जाती हैं। तो ये आपका सेकंड कैरेक्टर था सहसंयोजक यौगिकों का, क्रिस्टल संरचना, जिसमें कुछ अपवादों को छोड़ दें, जिसके अभी हमने विस्तार से डिस्कस किया है, जिसमें एक तो हीरा था और दूसरा है ग्रेफाइट। ये विशाल हैं और हीरा तो अत्यधिक कठोर होता है। ग्रेफाइट और हीरा, इसके अलावा सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, इनकी भी संरचना विस्तृत विशाल के रूप में होती है, लेकिन ये अपवाद हैं। तीसरा इसका कैरेक्टर है गलनांक व क्वथनांक या मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हम जानते हैं कि सहसंयोजक अणुओं के मध्य बहुत दुर्बल आकर्षण बल होते हैं, जैसे द्विध्रुव आकर्षण, हाइड्रोजन बंध, वान डेर वाल्स बल, जिन्हें तोड़ने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही कारण है कि अगर हम हीरा ग्रेफाइट जैसे विशाल अणुओं के अपवाद को छोड़ दें तो समस्त सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्स होने के कारण उसको ब्रेक करने के लिए हमें कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, और कम एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी तो उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स का मान कम होगा। चौथा है उसका कैरेक्टरिस्टिक वोलाटिलिटी या वाष्पशीलता। चूंकि इनके मध्य वही फिर आगे रीजन कि अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल के कारण ये यौगिक कैसे होते हैं, बहुत वाष्पशील होते हैं, जल्दी से ये कैसे हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं। पांचवा है इसका विलेयता या सोल्युबिलिटी। विलेयता या सोल्युबिलिटी के लिए एक जनरल प्रिंसिपल है, और वो क्या है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अर्थात समान समान को घोलता है। या हम कहें कि आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, तो सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं या घुलनशील होते हैं। इसमें अगर कुछ विशाल अणु यहां पर भी अपवाद स्वरूप हैं। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर है विद्युत चालकता या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। चूंकि हम जानते हैं कि इन यौगिकों में फ्री इलेक्ट्रॉन या आवेश नहीं पाया जाता, अतः ये कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक। अब आप कहें कि अभी तो बताया था कि ग्रेफाइट विद्युत का चालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट कैसा है, अपवाद है। उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में पाया जाता है, इसलिए वो विद्युत का सुचालक है। बाकी सामान्यतः ये विद्युत के
कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका रासायनिक अभिक्रियाशीलता या केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनकी अभिक्रियाओं की आणविक प्रकृति होने के कारण स्लो स्पीड से कंप्लीट होती हैं, धीमी गति से संपन्न होती हैं, क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो तो ब्रेक होते हैं और नए बंध बनते हैं, और इसीलिए इन अभिक्रियाओं का जो काइनेटिक स्टेट है वो आसानी से की जा सकती है क्योंकि ये धीमी गति से संपन्न होती हैं। लास्ट है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स का पॉइंट, वो है समावयवता या आइसोमरिज्म। सहसंयोजक बंध दृढ़ भी होते हैं और दिशात्मक होते हैं, अतः इन यौगिकों में कई प्रकार की समावयवताएं पाई जाती हैं। तो ये सभी पॉइंट्स थे, ये आपके सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण थे। अब हम अध्ययन करते हैं सहसंयोजक यौगिकों के लिए जो आधुनिक सिद्धांत हैं, मॉडर्न थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए मुख्य रूप से दो सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एक तो है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा है आपका अणुकक्षक सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड अणुकक्षक सिद्धांत, जिसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को सर्वप्रथम 1927 में हाइटलर एवं लंडन नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और इन दोनों साइंटिस्टों के बाद में 1933 में पॉलिंग एंड स्लेटर ने उनके दिए हुए सिद्धांत में कुछ सुधार एवं विस्तार करके एक मॉडिफाइड सिद्धांत दिया, जो किस पर बेस्ड था? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या कहें परमाणुीय कक्षकों के रेखीय संयोजन पर वो आधारित था। और ये सिद्धांत क्या बतलाता है कि एक अणु, जब एक अणु का निर्माण होगा तो उस अणु में कुछ परमाणुओं का संग्रह होगा और दो संयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक सहसंयोजक बंध बनेगा। यह इलेक्ट्रॉन युग्म उन दोनों परमाणुओं के मध्य, जिन दोनों परमाणुओं ने साझे में भाग लिया है, उन दोनों परमाणुओं के मध्य ही लोकेलाइज्ड या स्थानीकृत रहेगा, अन्य परमाणुओं के साथ कोई बंध बनाने में भाग नहीं लेगा। तो क्लियर? एक मॉलिक्यूल अगर कुछ परमाणुओं के संग्रह है तो उन परमाणुओं के संग्रह में इलेक्ट्रॉन के युग्मन से दो परमाणुओं के मध्य एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ध्यान रहे, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉन युग्म है उन दोनों परमाणुओं के मध्य ही स्थित रहेगा। इसके साथ ही इस सिद्धांत के अनुसार दो परमाणुओं के मध्य कोई स्थायी बंध तब तक नहीं बन सकता जब तक कि वो कुछ शर्तें पूरी नहीं करता हो, और उन शर्तों में पहला है परमाणुओं के कक्षक ऐसी दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़े कि अतिव्यापन अधिकतम हो। समझ गए कि जब परमाणुओं का एक दूसरे की ओर वो बढ़े तो उनका जो ओवरलैपिंग है वो मैक्सिमम हो, उस डायरेक्शन में वो एक दूसरे की ओर बढ़े। पहली तो शर्त यह है। दूसरी है अतिव्यापन जितना अधिक होगा बंध उतना ही प्रबल होगा, जितना अधिक ओवरलैपिंग होगी बॉन्ड भी उतना ही स्ट्रांग होगा। थर्ड है बंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉन लगभग समान ऊर्जा वाले हों, ऐसा ना हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अलग अलग हो। तीसरी शर्त है कि जो इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं बंध बनाने में उनकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए? समान। चौथा है बॉन्डिंग में भाग लेने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हों, ऐसा ना हो कि एक अयुग्मित हो दूसरा आपका युग्मित हो। तो यहां पर ये शर्त भी है कि दोनों ही इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो। और पांचवा पॉइंट है जहां तक संभव हो सके अतिव्यापन करने वाले कक्षक हाइब्रिडाइज्ड हों, संकरित हों, जहां तक संभव हो सके।
इसकी व्याख्या करने के लिए हम एक सरलतम उदाहरण लेते हैं। दो हाइड्रोजन परमाणु के संयोग से, आप ये देखिए, यहां पर देखें, दो हाइड्रोजन परमाणुओं के संयोग से एक अणु बनने का, जब दो हाइड्रोजन परमाणु, जिसे हम अलग अलग नाम देकर अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के रूप में शो करते हैं, जैसे ये है आपका HA, ये एक हाइड्रोजन परमाणु है, और दूसरा है आपका HB, ये एक दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है। अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं, ये अनंत दूरी से एक दूसरे के समीप आते हैं। तो दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। कौन कौन से? देखिए यहां पर, ये आपका HA हाइड्रोजन परमाणु है और ये आपका HB हाइड्रोजन परमाणु है। तो यहां पर देखेंगे कि HA के नाभिक और HB के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, ये देखिए, ये इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण, और इसी प्रकार HB के नाभिक और HA के इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण। साथ ही क्या हो रहा है? HA के नाभिक और HB के नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण, और HA के इलेक्ट्रॉन और HB के इलेक्ट्रॉन के मध्य प्रतिकर्षण। तो यहां पर देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच आकर्षण, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और नाभिक नाभिक के बीच प्रतिकर्षण। तो यहां आप देखेंगे इस प्रकार से एक दूसरे की तरफ बढ़े, जैसे शर्तों में आपने देखा कि मैक्सिमम अतिव्यापन हुआ, और मैक्सिमम अतिव्यापन होने के कारण H2 अणु का निर्माण हुआ, और ये सॉसेज अणु के रूप में, एक सिग्मा बंध के रूप में H2 अणु का निर्माण हुआ। अब आप देखेंगे कि H2 अणु के निर्माण की प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु जैसे जैसे एक दूसरे के समीप आते हैं, उनके मध्य परस्पर आकर्षण बल बढ़ता जाता है, और दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन अवयव का क्या हो रहा है? अतिव्यापन हो जाता है। और अतिव्यापन तब तक बढ़ता जाता है जब तक कि उनके मध्य एक ऐसी अवस्था ना आ जाए कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल एक दूसरे को संतुलित कर सकें। ध्यान दें कि उनके आकर्षण तब तक बढ़ता है जब तक उनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण बैलेंस ना हो जाए। अब नाभिकों की अक्ष पर इस प्रकार की जब ओवरलैपिंग होती है, तो उसके द्वारा कौन से बंध का निर्माण होगा? सिग्मा बंध का, क्योंकि नाभिकों पर अक्षीय हो रही है, तो सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है, जिसे हम सिग्मा बंध कहते हैं। और इससे जो दोनों परमाणु बंधे हुए हैं, वो सिग्मा बंध के कारण कैसे होंगे? मजबूती से बंधे रहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन परमाणुओं में ये हाइड्रोजन का 1s परमाणु कक्षक है, ये दूसरे HB हाइड्रोजन परमाणु का 1s कक्षक है। तो इनमें कैसा बंध बना? SS अतिव्यापन के द्वारा सिग्मा बंध का निर्माण हुआ है, और सिग्मा बंध बनाकर ये H2 अणु का निर्माण हो गया। लेकिन अब बात यह आती है कि ओवरलैपिंग करके एक सिग्मा बंध तो बना लिया, लेकिन सिग्मा बंध बनाने के पश्चात यह पहचानना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि HA का 1s इलेक्ट्रॉन कौन सा है और HB का 1s इलेक्ट्रॉन कौन सा है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों नाभिकों के से बन जाते हैं। तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि HA का इलेक्ट्रॉन कौन सा था और HB का इलेक्ट्रॉन कौन सा है। इसको समझाने के लिए हिटलर एवं लंडन ने इसकी जो व्याख्या दी, वो कौन सी व्याख्या दी? तरंग व्याख्या दी। उन्होंने बताया कि H2 अणु के लिए एक स्थितिज ऊर्जा वक्र भी दिया। जब दो हाइड्रोजन परमाणु को परस्पर एक दूसरे के नजदीक लाया जाता है, तब पहले तो दोनों परमाणुओं के पास अपना अपना इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे देखिए, आप जैसे पास लाए तो HA का 1 इलेक्ट्रॉन और HB का ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम अलग अलग शो कर रहे हैं, HA का 1 और HB का 2। इसका मतलब ये नहीं है कि HB पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि इसका ये HA का 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये HB का ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन B का है। ठीक है। इस संरचना के लिए तरंग फलन साई1 निम्न समीकरण दिया जा सकता है। साई1 बराबर क्या हो जाएगा? साई1 साई2, समीकरण नंबर 1। और ओवरलैपिंग के पश्चात, अब जैसे ही ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग के पश्चात
जब दोनों इलेक्ट्रॉनों की पहचान करना कठिन हो जाएगा तब इनकी संरचना कैसी होगी, तब इनकी संरचना की संभावना इस प्रकार से होगी, एच ए, यहां पर आप देखें एच ए का 1 और एच बी का 2। अब इस संरचना के लिए तरंग फलन साई सेकंड का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। साई सेकंड बराबर है साई ए 2 और साई बी 1। अब सहसंयोजक बंध बनने के बाद दोनों संरचनाएं समान हो जाएंगी। कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी, और उनके तरंग फलन समान ऊर्जा को ही शो करेंगे। और दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के ऑर्बिटल दो प्रकार से मिश्रित होकर दो नए कक्षक बना सकते हैं, जिनकी तरंग फलन निम्न समीकरण द्वारा दी जा सकती है। जैसे देखिए, अब साई प्लस मतलब साई प्लस में यहां देख रहे हैं साई 1 और साई 2 दोनों का योग हो रहा है, जिसको C1 एंड C2 यहां दो कांस्टेंट हैं उनके द्वारा यहां पर प्रदर्शित किया गया है। अगर साई प्लस है तो साई 1 जो अपन ने पहले स्ट्रक्चर देखी थी, साई 1 यहां पर ये साई 1 थी और ये साई 2, ये दो तरंग फलनों का जब योग हुआ तो साई प्लस। और दूसरा है साई माइनस, जिसको हम दे रहे हैं साई 1 माइनस साई 2, और C1 एंड C2 तो कांस्टेंट है हाइड्रोजन के लिए। अब समीकरण 1 व 2 से साई फर्स्ट और साई सेकंड के मान रखने पर, अब साई फर्स्ट का मान यहां से लेंगे। साई फर्स्ट बराबर क्या था? साई 1A साई B2, और साई सेकंड बराबर क्या था? साई 1 2 साई 1 1, मतलब इसका बिल्कुल विपरीत। तो यहां पर रखने पर क्या हो जाएगा? ये साई प्लस C1 तो C1 ही रहेगा, साई A1 साई B2 और C2 के बाद साई A2 और साई B1। इसी प्रकार से साई माइनस में इसका क्या हो जाएगा? यहां पर जो साइन का चिन्ह है वो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बाकी ऐसा सच रहेगा, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब आप देखें कि इन तरंग फलनों की सहायता से दोनों अवस्थाओं की ऊर्जाएं निकाली जाए तो हमें क्या पता चलता है कि साई प्लस किसको शो कर रहा है? अट्रैक्शन को। और इसका जो ऊर्जा वक्र है आप देखें यहां पर, साई प्लस ये अट्रैक्शन को शो कर रहा है, आकर्षण को शो कर रहा है, और इसका जो एनर्जी वक्र है, ऊर्जा वक्र है, वो निम्नतम ऊर्जा स्तर तक पहुंचकर एक सिग्मा बंध बनाना प्रदर्शित कर रहा है। ये सिग्मा बंध बनाना प्रदर्शित कर रहा है। ये देखिए साई प्लस, जिसमें देखो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण वाले होते हैं, और इसके विपरीत अगर प्रतिकर्षण साई माइनस को आप देखेंगे तो साई माइनस किसको शो कर रहा है? प्रतिकर्षण को शो कर रहा है, रिपल्सन को, जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को शो कर रहा है। ये रिपल्सन को शो कर रहा है साई माइनस बराबर। और इनमें जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होगा वो कैसा होगा? दोनों हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन समान चक्रण वाले होते हैं। इस ऊर्जा आरेख द्वारा हाइड्रोजन H2 अणु के लिए स्थितिज ऊर्जा वक्र है। आप देखेंगे कि साई प्लस आकर्षण को शो कर रहा था और साई माइनस प्रतिकर्षण को शो कर रहा है, और साई प्लस के द्वारा आपका ये सिग्मा बंध का निर्माण हो रहा है। अब आप एक महत्वपूर्ण चीज और देखेंगे कि साई प्लस से निकाली गई H2 अणु की ऊर्जा और अंतर्नाभिकीय दूरी का मान कितना आया? 72.4 किलो कैलोरी प्रति मोल, और इसकी डिस्टेंस आई 0.8 एंगस्ट्रॉम आती है। जबकि इनके जो प्रैक्टिकली वैल्यूज हैं वो कितनी थी? 103.2 किलो कैलोरी प्रति मोल, एंड डिस्टेंस थी 0.74 एंगस्ट्रॉम। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों में जो हमने निकाली और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी उनमें पर्याप्त डिफरेंस है। इसे स्पष्ट करने के लिए पॉलिंग ने कौन सी कॉन्सेप्ट दी? रेजोनेंस की। उन्होंने बताया कि हाइड्रोजन अणु 3 प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है, जिनमें दोनों इलेक्ट्रॉन ए पर एंड बी पर अथवा एक इलेक्ट्रॉन ए और बी पर प्रेजेंट रहता है। आप देखिए यहां पर स्ट्रक्चर एच ए के पास देख रहे हैं दोनों इलेक्ट्रॉन हैं,
और Hb के पास एक भी नहीं है। इसी प्रकार से इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए, Ha के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, Hb के पास 2 इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा इसकी तीसरी एक स्थिति और देख सकते हैं कि दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो। अब आप प्रथम दोनों आयनिक रूप देखें तो उनके तरंग फलन का जो आयनिक तरंग फलन है वो साई आई को निम्न समीकरण द्वारा दिया जा सकता है। कुल तरंग फलन क्या होगा, साई आई बराबर साई ए वन साई ए टू प्लस साई बी वन और साई बी टू, इक्वेशन नंबर 7। और टोटल जो इसका तरंग फलन है वो साई टी बराबर साई प्लस प्लस लैम्डा साई आई। यहां पर लैम्डा क्या है, एक कांस्टेंट है, और H2 के लिए इसका जो वैल्यू है लैम्डा का वो है 0.17। इस तरंग फलन से H2 के लिए ऊर्जा का मान कितना आया, 79 किलो कैलोरी प्रति मोल। और यदि H2 अणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के परिरक्षण एवं अन्य प्रभावों का भी समावेश करें तो इसका जो वैल्यू आ जाएगी एनर्जी की वो हो जाएगी 102.8 किलो कैलोरी प्रति मोल। एंड जो अंतर्नाभिकीय दूरी होगी वो होगी 0.74 एंगस्ट्रॉम, जो आपके प्रैक्टिकली वैल्यूज के काफी नजदीक है। इस प्रकार अगर हम इसको ब्रीफ में कहें तो इस प्रकार भी कह सकते हैं कि दो परमाणुओं के मध्य जब विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वो एक कक्षकों की ओवरलैपिंग द्वारा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और जब कोवैलेंट बॉन्ड बनता है तो आपका जो सिस्टम है वो स्थायी होकर लोअर एनर्जी लेवल पर आ जाता है। ये अगर आप ब्रीफ में कहें तो इसका ये सारांश है कि दो परमाणुओं के मध्य जब विपरीत चक्रण वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन परस्पर आपस में मिलेंगे तो वे कक्षकों के अतिव्यापन द्वारा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने से आपका सिस्टम स्टेबल होगा और स्टेबल होकर वो कहाँ जाएगा, ग्राउंड एनर्जी लेवल पर आ जाता है। अब है जो लिमिटेशंस ऑफ बीबी थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या क्या है। इस सिद्धांत की सीमाएं, इस सिद्धांत की सीमाओं में अगर आप देखेंगे, हालांकि हम ये जानते हैं कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के द्वारा अणुओं की संरचना और गुणों की व्याख्या कर सकता है, फिर भी इसकी कई कमियां हैं और लिमिटेशंस हैं। जैसे इसमें फर्स्ट देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार सहसंयोजक बंध के लिए साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों बंधित परमाणु से एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर बनता है। इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही दाता परमाणु द्वारा दिया जाता है। क्लियर, मतलब दो अगर परमाणुओं के मध्य कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहां तो एक्सप्लेन कर रहा है, बट अगर किसी एक के द्वारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है जिसमें एक ही साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म एक के द्वारा दिया जा रहा है, वहां कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये इसकी कमी है। सेकंड है, इसके अनुसार O2 के एक अणु में कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी नेचर कैसी होनी चाहिए, डाईमैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय होनी चाहिए, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन की प्रकृति आपको पैरामैग्नेटिक या अनुचुंबकीय होती है, अर्थात इसमें कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन बीबी थ्योरी के आधार पर इसकी व्याख्या संभव नहीं है। यह भी एक इसकी लिमिटेशंस है। थर्ड है, इलेक्ट्रॉन के युग्मन के बिना H2+ जैसे आयन कैसे बनेंगे, इस सिद्धांत के आधार पर इसकी भी व्याख्या नहीं की जा सकती। फोर्थ है, कभी कभी कुछ अणुओं के लिए एक से अधिक संभावित स्ट्रक्चर्स लिखनी पड़ती है जबकि वास्तविक संरचना एक अनुनादी संकर होती है, ये भी इसकी लिमिटेशंस है। और देन लास्ट है कि सहसंयोजक बंध में कुछ आयनिक गुण भी सामान्यतः पाया जाता है और वह आयनिक गुण कितना प्रतिशत है इसके बारे में यह सिद्धांत कोई जानकारी नहीं देता है। थैंक यू।